नमस्कार। मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा अभिभावक एकता मंच के महासचिव कैलाश शर्मा जी, जितिन मंगला जी जो कि एक समाज सेवी भी है एवं स्कूलों की समस्या को निरंतर उठाते रहते हैं, और हमारे साथ हैं दीपक यादव जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और दो स्कूल हैं इनके खुद के जिनके आप ये डायरेक्टर हैं। तो सर, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, हमारा सबसे पहला कैलाश शर्मा जी, नमस्कार जी नमस्ते। सर। नमस्ते दीपक जी। जी सर, हमारा सवाल है, कहीं ना कहीं अभिभावक एवं स्कूल संचालक और बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, रहते एक जगह, लेकिन हमारी आपस में बन नहीं पाती है, क्या वजह? कैलाश जी, सबसे पहले आपसे सवाल है सीधा सीधा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस शहर में हम 1984 से आए हुए हैं और सभी से बनती है, लेकिन जो कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ही वो रखते हैं, किसी से संपर्क रखना ही नहीं चाहते या अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोग चंद ही हैं। और मुझे खुशी है कि दीपक जी जब से प्रवक्ता बने हैं, उनसे एक दो बार इसी डिबेट में मंच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक सटीक जवाब दिया कि मंच अपनी काम कर रहा है और हम अपने आप काम कर रहे हैं। एक सकारात्मक सोच दीपक जी की है और हम चाहते हैं कि जो नहीं रख रहे मंच के बारे में, उनसे भी मंच का ये निवेदन है कि सकारात्मक सोच रखे। मंच इसी शहर में रहता है और 84 बहुत कुछ होता है, लगा लीजिए अब 36 साल इस शहर में रह गए हम और हर एक चीज से वाकिफ है। और इस शहर ने, मंच ने, लोग हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि मंच की वजह से इस शहर में 3-3 मंत्री और नेता बने हैं। यानी लोग हमसे कहते हैं कि जो श्रीमान कृष्णपाल जी हैं, वो भी इसी मुद्दे पर आवाज उठा करके पहले पार्षद बने, फिर विधायक बने, फिर कैबिनेट मंत्री हरियाणा बने, आज सांसद बने और केंद्र में मंत्री हैं श्री कृष्णपाल जी। कैलाश जी, उनका एक स्कूल भी अपना खुद का, शायद आप भूल रहे हो तो। वो मैं अभी अभी इन्होंने कहा है कि पहले मैं बता दूं, जो हम पे इल्जाम लगता है कि मंच ने 3-3 नेता दिए हैं। श्री मूलचंद जी और टेकचंद जी भी हमारे संस्थापक मंच के रहे हैं, आज भी हैं। और जब दुर्भाग्य से मॉडर्न विद्या निकेतन सेक्टर 17 में इसी मुद्दे पर लेके थोड़ा सा प्रोटेस्ट पे थोड़ा एक हिंसक कार्रवाई हुई, गोलीबारी हुई, उसमें मूलचंद जी टेकचंद भी थे, घायल हुए, उनके FIR भी दर्ज हुई। पुरानी बातें हो गई, लेकिन फिर भी हम एक सकारात्मक सोच से चलते हैं। हमारी किसी भी स्कूल वालों से लड़ाई नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं सभी से कि जो सरकार ने नियम कानून बनाए उनका पालन कर लो, या सरकार से उन नियम कानून को बदलवा दो। बस दो ही बात है। अगर कानून बने हुए हैं तो उनका पालन कर लो, और अगर वो आपके हित में नहीं है तो सरकार में आपकी चलती है, उनको बदलवा दो। यही एक मुद्दा है जिसको हम लेके चल रहे हैं। हमारी किसी से कोई नहीं है, हम इसी शहर में रहते हैं, वो भी इसी शहर में रहते हैं, और हमारा यही निवेदन आज भी है, पहले भी है, अब आगे भी रहेगा कि जो भी, हम ये मानते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक न होने के कारण ही प्राइवेट स्कूलों में लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर बने हुए हैं, कुछ तो नियमों का पालन करें जो बने हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं हम किसी का भी नहीं करेंगे। यही एक हमारा आपस में थोड़ा सा मतभेद है। जी, मुद्दे की बात करो कि आखिरकार अभिभावक एकता मंच और स्कूल संचालक आमने सामने खड़े क्यों हो जाते हैं बार बार? आपने आज भी प्रेस नोट भेजा हुआ है कि स्कूल संचालक 3 महीने की फीस को एडजस्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं, इनकी शिकायत की जाएगी। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। सरकार का एक आदेश है कि जो ट्यूशन फीस 2019 में थी उसी को ले, और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, मुझे खुशी है इसी शहर के कम से कम 95% स्कूल प्रबंधकों ने सरकार का आदेश मान करके गत वर्ष की ही फीस ले रहे हैं और अभिभावक फीस जमा भी करा रहे हैं। लेकिन कुछ स्कूल है, मैं क्लियर नाम ले रहा हूँ, ग्रैंड कोलंबस है, मॉडर्न DPS है, राबली, वो अभी भी जो है अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं। हमारा उनसे यही निवेदन है कि आपने अगर बड़ी हुई फीस ले ली है, चाहे वो डरा धमका के ली या किसी भी रूप से ली, आप उसे जून और जुलाई की फीस में एडजस्ट कराएं। हमने जो 6 FFRC हैं, करनाल, हिसार, रोहतक, अम्बाला, फरीदाबाद,
इनको और गुड़गामा, इनको पत्र लिखा था कि आप एडजस्ट कराएं। मुझे खुशी है कि अम्बाला की FFRC जो चेयरमैन है दीप्ति उमाशंकर जी, उन्होंने अपने अम्बाला के अधीन स्कूलों से ये आदेश निकाले हैं कि अगर बढ़ी हुई फीस ले ली है तो उसे एडजस्ट कराएं। वही हमारा कहना FFRC जो फरीदाबाद है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जिन स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस ले ली है उसको जून और जुलाई की में एडजस्ट करा रहे। यही हमने आज प्रेस नोट दिया है। जी जितिन जी आप बताएं, तो कैलाश जी तो शायद नहीं कह पा रहे क्लियर वो सारी बातें जो कहनी चाहिए जिसके लिए आज बुलाया गया। जी जितिन जी आप बिल्कुल मैं कैलाश जी से सहमत हूं जो इन्होंने कहा है। बेसिकली इशू यही है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर बने हुए हैं स्कूल उनका पालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेरेंट्स को यही नहीं पता होता वो फीस दे किस चीज की रहे हैं। एक खाली ट्यूशन फीस वो लिख के देते हैं और दूसरा एनुअल चार्जेस लिख के देते हैं। उसके अलावा उनसे ब्रेकअप मांगो तो यही है जी, उसका कोई ब्रेकअप नहीं होता। तो पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो जो फंड दे रहा है स्कूल में वो ठीक है कि नहीं है। एज पर गवर्नमेंट स्कूल केवल फंड्स का उन्हीं फंड्स में एक्सपेंस कर सकता है जिस फंड्स में वो इनकम लेता है। सपोज मैं कहता हूँ जैसे ट्यूशन फीस ली तो वो केवल वो टीचर्स की सैलरी के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट अदर देन टीचर सैलरी। मुझे नहीं पता 100% की क्या है, क्योंकि मैंने कई बार डीईओ से भी मांगा है कि मुझे ट्यूशन फीस की डेफिनेशन दे दो, गवर्नमेंट पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली है, बट कोई भी मुझे आज तक ट्यूशन फीस की डेफिनेशन नहीं दे पाया है। बट अदर कंट्रीज में अगर ट्यूशन फीस की डेफिनेशन में पढ़ता हूँ तो वहां पे क्लियरली लिखा है जो टीचिंग स्टाफ होता है उनको जो सैलरी दी जाती है दैट इज कॉल्ड ट्यूशन फीस, और उस पर कोई इनकम टैक्स की रिबेट भी होती है जिसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑथराइज करके देता है जी। तो अब पेरेंट्स कैसे उसको 100% करेक्ट माने कि जो स्कूल फीस चार्ज कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। आप अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी नीडी लेडी थी, मैं उसके लिए स्कूल में गया, स्कॉलर्स प्राइड स्कूल है सेक्टर 16 में। मैंने उनको एप्लीकेशन लगाई, मैंने कहा हुआ करता था शायद। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैंने उनको बड़ी मेल लिखी कि मैंने कहा जी देखिए जी एक ही गर्ल चाइल्ड है, बहुत नीडी है, इनकी इनकम बिफोर कोविड 15 से 17 हजार रुपए पर मंथ थी, जिसमें ये आपको 3500 रुपए फीस भी देते थे पर मंथ। अब इनके पास इनकम ही नहीं है तो आप 3 महीने का वेवर दे दो या इनको पूरे साल का कुछ % कंसेशन दे दो। फीस जो आप कंसेशन करके दोगे मैं पे कर रहा हूँ राइट नाउ अभी जी, क्योंकि उनके पास नहीं है ना, उनके पास मोबाइल था ऑनलाइन स्टडी के लिए, आप फिर भी फीस चार्ज कर रहे हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उनको लास्ट मंथ मोबाइल परचेज करके दिया है कि ताकि आप बच्चे को पढ़ा लो ऑनलाइन, क्योंकि स्कूल ने तो माना नहीं। अब उसके खिलाफ मैंने क्या नाम है पीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट डाली तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो आप ये देखिए ना कि स्कूल किस तरीके से कर रहा है। क्या वो उस 20% कोटे में नहीं जा सकते थे, या किसी भी गर्ल चाइल्ड को क्या किसी स्कीम में नहीं डाल सकते थे। देन आई सेड कि सर जो आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है उसके अंतर्गत कोई स्कीम होगी, या गर्ल चाइल्ड की कोई स्कीम होगी उसके अंडर डाल दो। नहीं सर ऐसा तो कोई स्कीम नहीं है हमारे पास, बाकी जो स्कीम आती है वो ऊपर से आती है। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी स्कूल का कोई डिस्काउंट ना हो, कुछ ना हो। तो बट वो मेरी बात नहीं माने। अल्टीमेटली फिर मैंने उनको मोबाइल दिलाया, मैंने कहा आप स्टडी तो कराओ। तो इस टाइप के केसेस हैं। दीपक सर कैलाश जी ने 3 स्कूलों के नाम लिए, इन्होंने उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि 90% स्कूल सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ % स्कूल है जो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 3 बड़े स्कूलों का नाम लिया, तो सर कहाँ तक आप इन बातों से सहमत हैं? जी सर, कैलाश शर्मा जी की मैं इस बात को हमेशा तवज्जो देता हूँ कि उन्होंने 90% नहीं, उन्होंने 95% बोला था कि स्कूल सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो मेरी तो कैलाश शर्मा जी से और जो हमारे जितिन सर बैठे हुए हैं उनसे यही पॉइंट है सर, क्या होता है कि हर स्कूल का अपना एक क्राइटेरिया और सिस्टम होता है जिसके हिसाब से वो स्कूल चलाता है। तो जैसे आपने कहा कि एक बच्ची के लिए आपने मदद की कोशिश की लेकिन वहां पर नहीं हो पाई, वैसे मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँ क्योंकि सभी स्कूल के एसोसिएशन के प्रवक्ता के तौर पर मेरे को बात रखनी है। हर स्कूल का अपना अपना होता है। कुछ स्कूल गर्ल्स को एडमिशन भी फ्री देते हैं, तो आप समझे कि ऐसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती, ये स्कूल की अपनी स्कीम होती है। और जो इनकम टैक्स पे रिबेट की आपने बात करी, ठीक है, इनकम टैक्स पे रिबेट हमें मिलती है लेकिन जीएसटी पे हमें छूट नहीं मिलती है सर। तो क्या होता है, मेरी आपसे बस हमेशा एक गुजारिश रहती है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभिभावक के आप पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम 95% स्कूल पे कम ध्यान देते हैं, 5% स्कूल के बारे में ज्यादा बात करते हैं जी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि
95% स्कूल्स को वो सब कुछ झेलना और सुनना पड़ता है जो वो नहीं कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका एक हौसला कहीं ना कहीं टूट जाता है और थोड़ा कमजोर होता है कि यार इतना अच्छा करने के बाद भी उनका PIL लग रही है, उनको बहुत सारे RTI के जवाब देने पड़ रहे हैं, उनका बहुत सारा टाइम उन चीजों में जा रहा होता है जो वो करते नहीं। तो वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन हमने लास्ट टाइम भी जब कैलाश शर्मा जी से हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो पाया था, मुझे उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं। तो मैंने तब भी ये बात बोली थी कि रूल रेगुलेशंस को सभी स्कूल्स को फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और हम इसके बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन के प्रधान श्री रमेश डागर जी और जो बाकी सीनियर मेंबर है वो सब भी इस बात के पक्ष में हमेशा रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को बिल्कुल मानना चाहिए। बट भी हमेशा आप लोगों से यही बात होती है कि जरूर अगर कुछ मिस पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल जाते हैं जिसकी वजह से सभी स्कूल्स को वो सब कुछ सुनना पड़ता है जिसको वो नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज का जरूर अगर आप ध्यान दें। और बहुत सारे स्कूल, कैलाश शर्मा जी के पास तो बहुत पूरे फरीदाबाद का क्या शायद पूरे हरियाणा का डाटा होगा, तो वो ये जानते भी हैं कि बहुत अच्छे से बहुत सारे स्कूल इन चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं। और जैसे आपने किसी की फीस माफ कराने की बात करी, सर 134A के स्टूडेंट्स को हम लोग 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं और कैलाश शर्मा जी इस बात को जरूर एग्री करेंगे और ये भी मानेंगे कि उनको पढ़ाते हुए आज 5-6 साल से हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ उसके चार्जेस नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ा रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट में हम लगे हुए हैं। हमने आज तक उन बच्चों को कभी स्कूल से निकाला नहीं है। कुछ 1-2 स्कूल के एग्जाम्पल निकल के आते हैं नेगेटिव, उनको मीडिया के तौर से भी थोड़ा बढ़ा के ऐसे दिखा दिया जाता है कि स्कूल कितना टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही बात रहेगी, जैसे सर ने, कैलाश शर्मा जी ने पहले ही बोला, पॉजिटिविटी के साथ हर चीज चलती है, उनका सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग भी उनको बढ़ाएं, है ना। तो फिर क्या होगा कि पेरेंट्स और स्कूल का जब एक अच्छा रिलेशन होगा तो जरूर चीज अच्छी होगी। कैलाश सर, दीपक सर ने बड़े अच्छे से बातें रखी स्कूल की तरफ से, आप कहाँ तक सहमत हो पाते हैं? आप पूरे साल भर इनके खिलाफ खड़े होते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपने जो 134A की बात रखी है, मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में सभी स्कूल प्रबंधक इस तरह की आवाज उठाते हैं कि 500 करोड़ रुपए 134A के तक पढ़ाने के लिए सरकार पर ड्यू है, ऐसा वो पब्लिकली बोलते हैं। तो हमने एक सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास एक RTI लगाई कि 134A के तहत जिन स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को पढ़ाया है और उसकी एवज में जो उन्होंने बिल दिया है, जो मांगा है बिल हमें देने के लिए, उन बच्चों के नाम और बिल की फोटोकॉपी दे दे। अब दीपक जी, आप ताज्जुब करोगे, फरीदाबाद का ही मैं लेता हूं, अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी ने हमें ना तो उन बच्चों के नाम बताए, ना स्कूलों का बिल दिया। वो कहते हैं जी कोई हमें बिल दे ही नहीं रहा। मैं आज भी दीपक जी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और जिलों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर फरीदाबाद जिले में आप प्रवक्ता हैं, वो बिल जो 134 है सर, कैलाश जी पूरे हरियाणा के प्रवक्ता हैं स्कूल एसोसिएशन के। हाँ, मैं इन्हीं से कह रहा हूँ मैं, दीपक जी आप पूरे हरियाणा के ही हैं, आप अभी भी फरीदाबाद से कहीं भी उन स्कूलों के नाम, 134 के बच्चों के नाम दे दो और जिन्होंने बिल जमा कराया डीओ में, आप दे दो। मैं, हम पहले आदमी हैं जो सरकार से कहेंगे, लेकिन नहीं दे रहे। इसमें भी बड़ी घपलेबाजी है। अम्बाला करनाल में घपलेबाजी मिली और बच्चों को पढ़ाया नहीं, उनको 2 महीने बाद ही निकाल दिया, लेकिन बिल उनका दे दिया। तो दीपक जी आप जेन्युइन, अगर आपके बिल जमा 134, तो दूसरी बात दीपक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी ये जो 5-6 स्कूल है ना, बड़े स्कूल है, प्रोग्रेसिव स्कूल है, जब भी किसी बात पे, मुद्दे पे हरियाणा बंद करते हैं, स्कूलों को बंद करते हैं, तो आप भी उनका साथ देते हो। आज मैं मानता हूं, आपने देख लेना पिछले 1 महीने में मंच ने सिर्फ 5-10 स्कूलों का ही नाम मीडिया में लिया है, और हरियाणा बोर्ड का तो हम लेते ही नहीं है। इसीलिए आप इनका साथ देते हो जब ये बंद करते हैं, जब ये स्कूल ऐसे काम कर रहे हैं, आपको भी बदनाम कर रहे हैं, तो पब्लिकली बोलो ना इनके लिए कि वास्तव में 5-6 लोग ही हैं जो हमें बदनाम कर रहे हैं। इनको सामाजिक बहिष्कार करो, इनको अपने ग्रुप से निकालो, सामाजिक बहिष्कार करो। हम दीपक जी आपके साथ हैं अच्छी बात के लिए, कहीं भी कहलवा लो, मीडिया में कहलवा लो, कहीं कहलवा लो। दीपक जी आप एक संस्कार वाले, आप रोटेरियन भी हैं, आपकी अच्छी छवि है, हम आपको सलूट भी करते हैं। और आपसे ये कह रहे हैं दीपक जी, आप देखिए पिछले एक अभी जो इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें मैंने जो प्रोग्रेसिव स्कूल के जो प्रदेश अध्यक्ष गुसाई जी को जज बना दिया।
मैं जी गुसाई जी, आप भी मंच की ओर से जज बन जाओ और आप जो निर्णय लाओगे मंच मान लेगा। मेरे मंच के पदाधिकारियों ने मेरे को बहुत कहा कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कि नहीं गोसाई जी बड़ी आदमी, हमने कहा कि इनके खातों की जांच कर लो, खाते चेक कर लो, अगर तुम्हें ये घाटे में चलते दिखाई होते हो तो आप बता देना घाटे में है, और अगर फायदे में हो तो बताओ। हमने तो गुसाई जी को जज, और हम तो दीपक जी को भी जज बनाते हैं। आज आपके माध्यम से मैं दीपक जी को भी जज बनाना चाहता हूँ। इन स्कूलों के खातों की जांच कर ले, सीएजी से ऑडिट करा दे, या दीपक जी खुद कर ले। अगर ये घाटे में चलते दिखाई हुए मिले या जिन्होंने नियमों का पालन करता हुआ मिले तो हम दीपक जी की बात मान लेंगे। जी दीपक सर, कहीं ना कहीं एसोसिएशन में आप निर्णय ले सकती है ऐसे स्कूलों के खिलाफ? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। 134 के लिए कैलाश शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे घपले सुनने को आए। क्या है कि शर्मा जी, ये जो शब्द है ना घपले, और ये सब स्कूल्स को इतने ज्यादा हैवी पड़ जाते हैं कि पूरी मीडिया में फिर यही छाने लग जाता है कि स्कूल घपलेबाज है। तो इस तरह के शब्द स्कूल के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे आपने बोला 134 के तहत दूसरे जिलों में बच्चों को 2 महीने पढ़ाया और उसके बाद उसका नाम काट दिया। आप समझे, आज का अभिभावक कोई सर कमजोर अभिभावक नहीं है, उसके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन है, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबिलिटी है। और जितिन सर जैसे लोग हैं जो और गरीबों की मदद कर रहे हैं, उन तक ऐसे साधनों को पहुंचा रहे हैं। तो आप समझें कि अगर वहां पर डीओ बीओ जरूर है, हर जिले में होती है, अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर वो डीओ के पास गए होते। और डीओ तो आप भी जानते हो फरीदाबाद में सब जिलों में इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन पे एक्शंस लेते हैं। तो आप समझे कि इसकी बारीकी में जाएं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि पूरे साल का बिल वो उनको प्रोवाइड करा दे और 2 महीने पढ़ाओ। आज तो सर ये हालात है कि पेरेंट्स 134 का आता है तो मैं किसी को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सर जब 134 की लिस्ट में उसका नाम आता है तो हमारी टेबल पे लाके ऐसे रखता है कि एडमिशन करो। आप समझिए, हम उस चीज को भी झेलते हैं। और हमें हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास 50 एडमिशन आए, 20 एडमिशन आए तो उसमें से एक की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन जो 19 पेरेंट्स हमारे पास आए जिन्होंने हमसे कहा कि हमारे आपके स्कूल में एडमिशन हो गया, उनको दीजिए, हम उनको प्यार से देते हैं और वो हमसे प्यार से एडमिशन कराते हैं। तो हम उन 19 लोगों की बात ज्यादा करते हैं, उस एक को हम ज्यादा याद नहीं करते हैं। 134 एक क्लियर हो गया। और जो आपने कहा कि उनकी रिपोर्ट ऑडिट कराएं और सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू हमारी ऑलरेडी डीओ में ऑफिस में सबमिट है। जो बिल हमें देने थे, हमने 4 साल के हमने दिए हैं, हमारे पास दोनों स्कूल से दिए हैं, और भी हमारे जो मित्र हैं स्कूल संचालक हैं उन्होंने भी अपने बिल वहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। किसी के 20 लाख बनते हैं, किसी के 10 लाख बनते हैं, किसी के 30-30 लाख रुपए तक बनते हैं सर। लेकिन उसके लिए हमने कभी धरना नहीं दिया शर्मा जी, उसके लिए हम सरकार का वेट कर रहे हैं और आप भी इस बात के साक्षी हैं कि हमने उस चीज के लिए कभी धरना नहीं दिया होगा। और एक और आपने बात उठाई थी, एक और आपने बात कही थी कि इन मुद्दों पर आप उनका बहिष्कार करें स्कूल का, उनके साथ धरनों में खड़े ना हो। सर धरना देने का रीजन क्या है, उसके लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। हो सकता है जो ये मुद्दा फीस वाला है हम इस पे उनके साथ खड़े ना हुए हों, लेकिन कुछ और मुद्दा जो सभी स्कूल्स के लिए एक होता है तो हमें उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। जी कैलाश जी, कहने का दीपक सर की एक बात से तो सहमत हूँ। जितिन जी आपसे भी एक सवाल है कि जैसे 134 के बच्चों की जो बात कर रहे हैं, चलो अबकी बात तो कोरोना के चलते बच्चे नहीं जा पाए स्कूलों में कहीं भी, लेकिन साधन संपन्न लोग भी 134 के तहत एडमिशन कराते हैं, और जिनके पास गाड़ी भी है, कार भी है, बंगला भी बहुत अच्छा है, घर में एसी भी लगे हुए हैं, और वो 134 के तहत भी एडमिशन कराते हैं। दीपक सर कहीं पे ऐसा है ना? बिल्कुल है, कैलाश शर्मा जी को बिल्कुल पता होगा, जितिन जी को पता होगा सर। 2-2 हजार रुपए में सर्टिफिकेट बनते हैं और वो हमारे पास एडमिशन कराते हैं। मैं अभिभावक एकता मंच से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज इतना अच्छा मौका मुझे मिला है कि आप भी सर उनके लिए कुछ ऑब्जेक्शन उठाइए, उनको समझाइए कि मजबूरों की, गरीबों के लिए जो चीज बनी है उसका फायदा ना उठाएं। आपके मन से ऐसी भी आवाज आनी चाहिए। दीपक जी हम तो आपको अधिकृत करते हैं, आप खुद उनकी चेकिंग करें और जो वास्तव में जेन्युइन मिले उनको दो। हमने कभी भी खाते पीते लोगों के लिए इस बात को नहीं उठाया। और मैं आज कह रहा हूं, आप कल ही सोमवार को डी ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन लगाएं कि हमारे इन स्कूलों का इतना बिल आपके पास पेंडिंग पड़ा है, और हम भी उसमें आपका समर्थन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दीपक जी आप जो कह रहे हो ना, सारे ऑडिट की रिपोर्ट सबके पास होती है। दीपक जी अभी आपको जब भी समय मिले या मैं आपके पास आ सकता हूं, मेरे पास इस शहर के 20 स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा। दीपक जी आप भी चौंक जाएंगे उस रिपोर्ट को देख करके कि किस तरह इन्होंने करोड़ों रुपए होते हुए भी अपने फंड को अपने बिजनेस में ट्रांसफर किया, अन्य बिजनेस में लगाया।
ऐसे ऐसे उसमें घपले अगर दीपक जी हम आपको ही दिखा देंगे, आप भी मान जाओगे कि हाँ वास्तव में इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी घपले दिखाए हुए हैं और फीस को ट्रांसफर कर। एक बात और देखिए, ट्यूशन फीस में पैसा लेते हैं और दर्जनों फंडों में पैसा लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, ट्यूशन फीस का तो उसमें फार्म 6 में ऑडिट रिपोर्ट में दिखा दिया, जो अन्य फंड है डेवलपमेंट, बिल्डिंग, स्कूल फंड, उनको नहीं दिखाया है सर। दूसरा जो उन्होंने 20 की तो मेरे पास स्कूल ने जो बिल्डिंग फंड और कंप्यूटर फीस कितने बचे हैं अब सर? पेरेंट्स इतना अवेयर है सर? दीपक जी 20 की तो मेरे पास है, 20 की मैं आपको दिखा सकता हूँ। 20 की बाकी के लिए हम मांगते ही नहीं है, क्योंकि बाकी के मामले हमें विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे। हमने 25 की मांगी, 20 की हमारे पास। दूसरी बात, उन्होंने जो खर्चा दिखाया है सर, वो भी लमसम दिखा दिया। अब देख लीजिए, उन्होंने जो है विदेश में घूमने गए उसका खर्चा डाल रखा है, वकील का खर्चा डाल रखा है, घर में मोबाइल केसी उसका भी डाल रखा है। और तो एक जो सोसाइटी एक्ट में सारे स्कूल चलते हैं दीपक, ये तो मानते हो, सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन होता है, मैनेजर होता है, वो कोई भी तनख्वाह नहीं लेता। आपको ताज्जुब हो जाएगा, 5 लाख रुपए तो अपनी डाल रखी है तनख्वाह, और 2.5 लाख महीने की अपने मैडम की डाल रखी है। और इसके अलावा इतने सर स्कूल का नाम भी बता दीजिए, कैलाश जी, पता चल जाएगा। देखो, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे पहले नाम बोल दीजिए, और हम अभी भी कह रहे हैं, अभी भी एक बात सुनिए दीपक जी, एक मेरी बात सुनिए। अभी भी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सरकारी आदेशों पर रोक नहीं लगाई, ये आपको पता है दीपक जी? जी ठीक है। और जो इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने कल एक सर्कुलर निकाल दिया कि ठीक है, मैं 20 को रोल बैक कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। लेकिन उन्होंने लिख दिया कि मैंने अप्रैल मई जून की जो बढ़ी हुई फीस ली है ना, उसे अक्टूबर में एडजस्ट करूंगा, यानी जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं करूंगा। आप बताइए, ये कोई खुद ही सरकार बन गई क्या? ये खुद ही कानून को मानने वाले ऐसी बात बोल रहे हैं? यानी फीस को तो रोल बैक कर दिया, लेकिन मानूंगा नहीं, मैं इसको एडजस्ट करूंगा अक्टूबर में। आप जितिन जी से पूछिए, उसी स्कूल के पेरेंट्स से, ये कितनी परेशानी हुई है इनको, जितिन जी से बात करिए। जी सर, दीपक सर। जी जितिन सर के लिए बैठे, उनका भी सुन लूं मैं, जवाब बताइए। हाँ जी सर, तो यही था सर कि मैंने मई में फीस जमा कराई, 8 मई को मैंने फीस जमा कराई अपने स्कूल की। उसमें आया कि ठीक है जी, फीस जमा करानी है आपको, नोटिस आ रहे थे, सर्कुलर आ रहे थे, कोई खास प्रेशर नहीं था, बट हाँ सर्कुलर आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट मैं भी समझता हूँ कि देखो जी, ट्यूशन फीस पे करेंगे तभी आगे टीचर्स की सैलरी पे होगी, बिकॉज स्कूल्स ट्यूशन फीस का फंड ट्यूशन फीस में पे करते हैं, जो मैं पढ़ चुका हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि भैया स्कूल की फीस नहीं देंगे तो बच्चे की टीचर की फीस पे नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो फिर भी मैंने पे करा, बड़ी भी फीस पे करी। बट मैंने साथ में मेल भी डाली कि मैंने कहा आप या तो ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दे दो, और उसमें क्लियरली लिखा था कि मैंने कहा आप ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दें, लेकिन स्कूल ने कहा नहीं, ट्यूशन फीस है, उसका कोई ब्रेकअप नहीं है। तो मैं एक बात सिंपल सी, मैं एक लेमैन की कैलकुलेशन की बात करता हूँ सर। मैं एज अ टीचर, मेरी क्लास में मेरे बच्चे की क्लास में टीचर है, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ आप 50,000 रुपए देते होगे उसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अब उस सेक्शन में 25 बच्चे हैं जी, एक सेक्शन में 25 बच्चे हैं। अब अगर 5,000 रुपए आप पर मंथ भी लेते हो तो भी आपके पास 1,25,000 रुपए का ट्यूशन फीस फंड आता है। अब उसमें से 25 में से 25 हम हटाते हैं सर, आपने सॉरी 50 हटाते हैं, 75 बचा। 75 मैं मानता हूँ चलो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे कि और प्रिंसिपल हो गया और एडमिन स्टाफ हो गया, वट मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी क्या है, फिर भी मेरे 2,000 रुपए बचते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस का ब्रेकअप होना चाहिए, तो मैंने उसी बेस पे स्कूल से आस्क करा, लेकिन स्कूल कहता नहीं, ट्यूशन फीस है, ऐसा नहीं है, आप हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। मैंने कहा इससे इमेज खराब करने वाली कोई बात ही नहीं है, आप मुझे कह रहे हो इमेज खराब कर रहे हैं। इवन इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी डाली है, लेकिन मैं उसका रिप्लाई दे के आया हूँ कि जी मैं प्रॉपर चैनल से कंप्लेंट करी है, FFRCO करी है, DEO करी है, PMO पे करी है, CM ऑफिस पे करी है। मैंने किस चीज की डाली है सर? कि आप ट्यूशन फीस का आप गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 2019 और 20 वाली आपने फीस लेनी है। तो उसके बाद एक्शन नहीं हुआ, मेरे कई रिमाइंडर गए, फिर उसके बाद FFRC का लेटर आया, उसके बाद उन्होंने फॉर्म 6 सबमिट करा है FFRC को मेरी मेल पे, तो भी मुझे वो कैलकुलेशन समझ नहीं आई कि ट्यूशन फीस का ब्रेकअप क्या है। सर देखिए सिंपल सी बात है, आप कहते हो कि आप इतना फंड ट्यूशन फीस का आप इतनी सैलरी पे कर रहे हो, अब फॉर्म 6 में वो क्लियर होना चाहिए। आपने फॉर्म 6 में दिखाई कि सच एंड सच अमाउंट आप सैलरी पे कर रहे हो,
मैं फिगर कोट नहीं करूंगा, और आप इतने इतने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं अप्रोक्सीमेटली, तो डिवाइड बाय दिस कर लो। मुझे तो सिंपल सी ये कैलकुलेशन समझ आती है एज अकाउंटेंट और एज IT पर्सन। वैसे ट्यूशन फीस का कोई ऐसे ब्रेकअप नहीं होता है। ट्यूशन फीस एक ट्यूशन फीस है, लेकिन वो हर स्कूल के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है सर। आई टोटली एग्री। कोई 500 रुपए का है और 10 हमारे, अब तो हमारे फरीदाबाद में 15,000 रुपए मंथली स्कूल का फीस भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। अब लॉजिकली एक पेरेंट्स ये भी पूछ सकता है कि जी 500 रुपए में भी सीबीएसई का जो सिलेबस है और वो भी यही है, और 15,000 रुपए में भी यही है, तो बाकी 14,500 रुपए वो एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं सर? वो स्कूल की फैसिलिटीज पे, उनके स्ट्रक्चर पे, वो किस एनवायरनमेंट में, किस एरिया में। अगेन दीपक जी, आपने कहा स्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और वो वाले फंड आप अलग लेते हो एनुअल चार्जेस में। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योरली ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ ट्यूशन फीस की डेफिनेशन क्या है, आप बता दो मुझे आज तक कोई भी आंसर नहीं दे पाया। मैं ट्यूशन फीस पे आता हूँ सर। ट्यूशन फीस जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए 25 बच्चे हैं, उसमें 5,000 रुपए फीस है उनकी, वो कर रहे हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी भी होती है ना सर, जिनमें बच्चे कम होते हैं, है ना? ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि हर स्कूल में इतनी फैसिलिटीज हैं और इतने स्टूडेंट्स हैं कि हर क्लास में 25 बच्चे हो जाएं या 30 बच्चे हो जाएं या 40 बच्चे हो जाएं, हम और भी ज्यादा ले लेते हैं, तो वो वहां पर एडजस्ट होते हैं बच्चे। दीपक जी 40 भी बच्चे होते हैं दीपक जी, 40 हमें मैंने वही कहा कि 20 भी हैं और 40 भी होंगे, है ना? है ना सर? और कई बार ऐसा होता है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि स्कूल एक क्लास, एक सेक्शन में सबसे मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? 40 गवर्नमेंट टू सीबीएसई अकॉर्डिंग हमारे पास 40 एक सेशन में बच्चे हो सकते हैं। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, ये तो एस्टेब्लिश स्कूलों की बात होती है, कुछ ग्रोइंग स्कूल होते हैं, ठीक है ना? तो उनमें क्या होता है, पेरेंट्स की उनका अपने स्टैंडर्ड होता है कि हम 30 से ज्यादा नहीं लेंगे। अब समझिए उनको 30 के बाद 10 बच्चों के लिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ रहा है जी, है ना सर? तो इस तरीके से ट्यूशन फीस को वो डिवाइड करते हैं। और हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते सर, इसका क्राइटेरिया कभी एक ऐसा फिक्स नहीं हो सकता कि एक स्कूल एक ही तरह की फीस ले, है ना? उनकी हर क्लासेस की हर फैसिलिटीज के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आप ये भी जरूर मानेंगे इसके साथ साथ कि पेरेंट्स अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी स्कूल में एडमिशन कराता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी फीस कैपेसिटी 500 रुपए की है और वो 10,000 वाले स्कूल में फीस एडमिशन कराए और फिर 9,500 रुपए का हिसाब पूछे सर। दीपक वो तो गलत होगा ना हमारा। दीपक जी मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप फरीदाबाद में सेंट्रल स्कूल खुलवाइए जैसे दिल्ली में स्कूल है। मैं आपको कहता हूँ आप कम से कम नहीं तो 5,000 पेरेंट्स मुझसे ले लेना जो सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन मैं खुद गया था पहले एडमिशन कराने बेटी का, नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्कूल देखा, गवर्नमेंट स्कूल की हालत वो नहीं थी जी। बट मैं अब उसके फ्यूचर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना। अब सेंट्रल स्कूल के लिए बिल्कुल अप्रोच चाहिए या फिर कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सर सेंट्रल स्कूल फरीदाबाद में आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया होगा, टेस्ट कुछ चीजें रह गई होगी, लेकिन नवोदय स्कूल है हमारा मोटुका में, वहां पर फरीदाबाद के कितने पेरेंट्स ट्राई करते हैं सर? दीपक जी एक बात मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप देहात के पेरेंट्स अप्लाई करते हैं सर। आप तभी से निवेदन है कि 10 मिनट हमारे पास शेष बचे हुए हैं। मैं सहमत हूँ कहने का दीपक सर की जी हमें बच्चे हमारे बस की बात है, ये तो मैं सहमत हूँ कहने। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप दोनों इस बात को जरूर मानेंगे, जरूर इस बात से एग्री भी करेंगे कि स्कूल बहुत सारी चीजों में आप लोगों को, हर पेरेंट्स को, आप लोगों से मेरा मतलब है पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कोऑपरेट भी करता है। बहुत सारे बच्चे जो नीडी होते हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लेकिन आपने कभी एक भी स्कूल ऐसा नहीं देखा होगा कि उसने अपने बोर्ड पे लिस्ट लगाई हो कि जतिन जी के कहने से, कैलाश जी के कहने से मैंने 20 बच्चों को एडमिशन दिया, इनको 10 को दिया। ऐसी चीज हम कभी शो नहीं करते हैं सर। एक अच्छी चीज है, सामाजिक काम है, हम इनको करते हैं, लेकिन इसमें दिखावा नहीं होता है। तो आप जरूर इन चीजों को भी अप्रिशिएट करें। दीपक जी आपने कहा कि मंच अपना काम कर रहा है, उनका अपना कार्य करने का क्षेत्र है और स्कूल वाले यूनियन अपना कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मंच या कोई भी पेरेंट्स अगर किसी स्कूल प्रबंधक से ये कहे कि भाई सरकार के जो आदेश आए आप उनका पालन करो, तो क्या ये गुनाह है? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है सर। बिल्कुल गुनाह नहीं, और मैं हमेशा से इस बात के फेवर में रहा हूँ जी। जितिन मंगला जी ने यही कहा उनसे कि आप उसका फॉलो करो, यानी रूल का पालन करो, और उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि आप बार बार एफएफआरसी को, डीओ को, पीएम ऑफिस को चिट्ठी लिख करके हमारी इमेज को खराब कर रहे हो। मैं दीपक जी इसमें अगर वो कागजी कार्रवाई कर रहा है तो क्या इमेज खराब होना होता है क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
मेरा इसमें ये जवाब होता है सर कि मुझे नहीं पता इनके क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, लेकिन कई बार पेरेंट्स और स्कूल के बीच में इस तरह के संवाद हो जाते हैं कि स्कूल को भी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और पेरेंट्स को भी लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी हदों को पार कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपक जी, ना तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ, ना स्कूल के सामने गए, सिर्फ कागजी कार्रवाई एज ये आईटी के प्रोफेशनल है, उन्होंने चिट्ठी पत्री लिखी कि भाई मैं एज ए कोऑपरेट पेरेंट्स आपको फीस देने को तैयार हूं, मुझे सिर्फ वो फीस ले लो। सिर्फ इतनी ही बात आपको मिलेगी। अगर आप तहकीकात करेंगे तो यही बात मिलेगी कि इन्होंने सिर्फ खाली यही कहा कि मेरे से वही फीस ले लो जो सरकार ने की है। अब इसको इमेज मान करके उन्होंने पता नहीं क्या घमंड करके पुलिस में कंप्लेंट कर दी। वो तो मंच ने जब सीपी साहब से मिला तो उन्होंने खुद माना कि इन्होंने जो 10 कागज लगाए हैं इनमें खाली इन्होंने यही कहा है कि भाई इस नियमों का पालन करो। तो उन्होंने उसको माना कि नहीं, गलत, आपके बारे में गलत लिखा गया है और हम इसको नहीं मानते। तो मैं दीपक जी, आप एक वास्तव में रोटेरियन भी हो, रोटरी के माध्यम से आप बहुत समाज सेवा करते हो। अगर पेरेंट्स ने ये बात उठाई है तो क्या स्कूल प्रबंधक को ये डराने के लिए कि भाई ना अगर इसके खिलाफ हम FIR या कुछ कर देंगे तो डर जाएंगे? अब ऐसा माहौल नहीं है। जब आपने कहा है कि मिलजुल के काम करो, मिलजुल के काम करो। दीपक जी, हम आज भी कह रहे हैं, आप भी हमारे बीच में एक जज के सामने बैठ जाएं। मंच जो कहता है, अगर अच्छी बात कहता है तो आप हमारे को स्वीकार करना, गलत कहता है तो टोक देना, लेकिन उनसे भी बोलो भैया अरे अगर वो सही बात बोल रहे हैं समाज के हित में, अभिभावकों के हित में बोले तो आपको मानना पड़ेगा। हम तो बिल्कुल शहर के रहने वाले। सर, मैं भी एक NGO है, आपने सुना होगा, मानव सेवा समिति एक NGO है। और आपके जो सर CL गोयल जी आपके साथ ही काम करते ना, CL गोयल जी सुनिए, हमारे साथ उनसे पूछिए मेरे बारे में। कैला सर, टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम 4 मिनट शेष बचा। एक सवाल है दोनों से, तुमसे और आपसे, अभिभावक एक कॉमन से। अगर सर कोई अभिभावक गलत तरीके से एडमिशन कराता है, बिना वजह का प्रेशर किसी स्कूल पर बनाता है, तो क्या अभिभावक एकता मंच उस पेरेंट्स का खिलाफ खड़ा होगा या नहीं? जी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाए, मंच आज कह रहा है। अगर कोई खाता पीता अभिभावक 134 का फायदा उठाता है, स्कूल वाले स्वतंत्र है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। या किसी स्कूल की फीस पूरे साल बच्चे को पढ़ाता है और पूरे साल की फीस नहीं देता, तो क्या अभिभावक एकता मंच उसके खिलाफ खड़ा होगा? एक भी पेरेंट ऐसा नहीं है जिसने फीस नहीं जमा करी। ये हवा बहता जा रहा है और कोई भी ऐसा नहीं है, सभी ने अप्रैल मई जून की फीस जमा करा दी है। एक आध कोई होगा आर्थिक वाला। जी दीपक सर, अब आपसे सवाल है। दीपक सर, आपसे सवाल है, अगर कोई स्कूल गलत तरीके से फीस की मनमानी वसूली करता है तो क्या आपकी एसोसिएशन उस स्कूल का बहिष्कार करेगी या उसके खिलाफ अभिभावक एकता मंच के साथ खड़े होंगे? सर, अब सरकार और अभिभावकता मंच इतना स्ट्रांग हो चुका है कि स्कूल के लिए ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है कि वो करे। कुछ लोग एक दो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी बाद में अपने फैसले बदले और आगे और बदलेंगे। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सर, ये बिल्कुल कैलाश शर्मा जी, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये रूमर आप ना फैलाएं। हर 98% स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। 10 से 15% फीस उनके स्कूल्स में आई है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल संचालक को नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उसका टीचर्स को हो रहा है, उन गुरुओं को हो रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को खत्म करके बच्चों को रेगुलर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज भी किया है कि आधी सैलरी वो भी लेके बैठे हैं ताकि स्कूल्स के पास फंड आए और वो बाकी सैलरी को लें। आप भी जानते हैं सर, कोई स्कूल ऐसा नहीं है 15% से फीस ज्यादा आई हो। मेरे 2 क्षेत्र में स्कूल है, मैं रूरल में भी है और शहर में भी है, दोनों की आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपके इस लास्ट लाइन में उन टीचर्स को सलाम करना चाहूंगा जो इस दुख क्षण में भी आपके साथ उतने स्ट्रांगली खड़े हैं। आपने किसी टीचर को ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा हो कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं तो हम बच्चों को नहीं संदेश देना चाहेंगे? एक 30 सेकंड में अभिभावक को कोई संदेश देना चाहेंगे? दीपक सर, मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा सर, ये इस समय स्कूल संचालक के लिए नहीं सोचें, उन टीचर्स के लिए सोचें जो उनके बच्चे को भविष्य बना रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारी लड़ाई उन टीचर्स के लिए है जो इस टाइम में अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं नकारा कि हम आगे पढ़ाई नहीं कराएंगे, ऑनलाइन नहीं कराएंगे, और अपनी प्राइवेसी को खत्म करके वही चीजें। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ट्यूशन फीस 2019 में थी वो अप्रैल मई जून की जमा करा दे। मैं आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अप्रैल मई जून की
गत वर्ष की फीस भी जमा नहीं कराई है, प्लीज उसको जमा करा दे, और जो नहीं दे सकते आर्थिक कारणों से वो स्कूल को लिख के दे दे। हम दोबारा कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून की जो 2019 में फीस थी सिर्फ ट्यूशन फीस को जमा करा दे, जो नहीं दे सकते वो लिख कर दे दे और स्कूल वाले उसको आगे के लिए एडजस्ट करेंगे। हमारा शुरू से ही है। आप भी कोई अपील करना चाहेंगे समाज, अभिभावक और स्कूल संचालक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को फीस देनी चाहिए, जैसे मैंने दी थी बड़ी हुई। मैं अपनी लड़ाई गवर्नमेंट प्लस स्कूल की अलग लड़ रहा था, बट मेरा जो पैसे देने थे, मुझे फीस देनी थी, दैट शुड बी पेड ऑन टाइम, बिकॉज वही फीस आगे जाके टीचर्स को मिलनी है जो मेरे बच्चे का कैरियर बना रहे हैं। तो आई थिंक हमें वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई टोटली एग्री कि सर फरीदाबाद में अभी भी 80% स्कूल ऐसे हैं जिनको मार्च की फीस नहीं मिल रही है। कैलाश जी मैं सच बोल रहा हूँ? दीपक जी, अगर इसमें ज्यादा बात नहीं हो सकती है, आप मेरे को प्लीज जरा किसी भी माध्यम से उन स्कूलों का नाम बता दे जिनके पेरेंट्स की फीस नहीं आई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में मंच मदद करेगा। मैं जरूर आपको पहुंचाऊंगा सर। दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आप आए, आपने अपनी बातें रखी। कैलाश शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिभावक एकता मंच के महासचिव, उन्होंने अपनी बात रखी। जितिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समाज और स्कूल की दोनों की बातें रखी। आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नमस्कार। धन्यवाद जी। विनोद जी नमस्ते। दीपक जी नमस्ते।